हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को समझेंगे। तो इस एक्ट को समझने से पहले हम लोग इसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं कि आखिर यह एक्ट क्या है। तो समझते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सबसे पहले 1766 में ही अपने यहाँ स्वीडन ने लागू कर दिया था। इसके बाद 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई तो यूनाइटेड नेशन ने भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक मेजर इंपॉर्टेंट टूल बताया करप्शन के खिलाफ या फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के प्रति। इसके बाद 1967 में 1967 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस ने अपने यहाँ लागू कर दिया। फिर 1978 में फ्रांस ने भी लागू कर दिया गया। इसके बाद कई देश, यूरोप के कई देश ने इसे अपने यहाँ लागू कर दिया। भारत की बात की जाए तो भारत में यह प्रक्रिया काफी लंबी रही। 1989 में ही शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन अंत में 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया भारत में। अब समझते हैं कि भारत देश में तो 2005 में लागू किया गया, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही इसे लागू कर रखा था। जैसे कि भारत में अगर सबसे पहले बात की जाए तो 1997 में तमिलनाडु ने इसे अपने यहाँ लागू कर दिया था। इसके 4 महीने बाद गोवा में भी 1997 में ही इसे लागू कर दिया गया था। फिर अगर कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका वह पहला राज्य था जिसने आरटीआई लागू करने के लिए प्रयास वहां किए गए, लेकिन वह सफल 2000 में हुआ और अंत में 2000 में जाकर कर्नाटका में भी आरटीआई को इन्फोर्स कर दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल लेवल पर क्या प्रयास किए गए। तो सेंट्रल लेवल पर सबसे पहला प्रयास वीपी सिंह ने 1989 में ही यह घोषणा कर दी कि हमारी सरकार जल्द ही आरटीआई एक्ट लाने वाली है और जो कि पूरे देश में वैलिड होगी। इसमें ऑप्शनल नहीं रहेगा कि राज्य अगर चाहें तो ला सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो नहीं ला सकते, ये कंपलसरी कर दिया गया। इसके तुरंत बाद जैसे ही इन्होंने घोषणा की, कुछ ही दिनों के बाद वीपी सरकार गिर गई। फिर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसे टाल दिया गया और उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया। फिर 1997 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को संसद में लाया गया। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को संसद में लाया गया, लेकिन मेजोरिटी से पास नहीं होने के कारण वह वापस से बिल खारिज हो गया और एक्ट में परिवर्तन नहीं हो पाया। फिर इसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे संसद में लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास करा लिया। फिर इसके 1 साल बाद, लगभग 6 महीने बाद ही, क्योंकि नवंबर के सेशन में इसे पास कराया गया था और 6 महीने बाद 2003 में इसे प्रेसिडेंट साहब, जो उस समय अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने साइन कर दिया। अब बिल एक्ट बन चुका था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बिल को एक्ट बनते ही लागू नहीं होता है। इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से नहीं आ जाता, ये बिल इनफोर्स इनैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब चूंकि बिल लाना था आईटी मिनिस्ट्री को, लेकिन वो बिल उस समय नहीं आ पाया। हालांकि उस समय जो आईटी मिनिस्ट्री में जो मंत्रालय में मंत्री थे प्रमोद महाजन, उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो बनकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनकर तैयार भी हो गया था, लेकिन एक्ट नहीं आ पाया। और उस समय 2004 में फिर तुरंत चुनाव आना था, तो चुनाव हो गए और अटल बिहारी की सरकार गिर गई और ये बिल एक्ट लागू नहीं हुआ। बाद में इसे फिर पास कराया गया संसद से और 2005 में 22 जून 2005 को वह तारीख थी जब वापस से आरटीआई बिल को प्रेसिडेंट से अनुमति मिल गई और प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और फिर तुरंत, चूंकि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रमोद महाजन ने बना दिया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू भी कर दिया गया। आरटीआई केम इनटू इफेक्ट। आप समझते हैं इसके बारे में क्या। तो जो आरटीआई एक्ट है उसमें 6 चैप्टर और 31 सेक्शंस है। अभी से इतना डिटेल में चूंकि हम लोग को जानना नहीं है, तो हम लोग हर चैप्टर को नहीं समझेंगे। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट आरटीआई इज ट्रीटेड एज फंडामेंटल राइट। लेकिन यह कहीं पर आरटीआई जो होता है वो लीगल राइट के रूप में काम करता है और कहीं पर फंडामेंटल राइट के रूप में भी काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जो आरटीआई है वह लोगों का मूल अधिकार है और इसे कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है जनता से। अब आरटीआई है क्या, इसे समझते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए
तो दिस एक्ट मैंडेट पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स ऑफ सिटीजन्स रिक्वेस्ट। तो अब इसे समझने से पहले हिंदी में तो मैं आपको समझा दूंगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपया दिया और बोला कि जाओ बेटा तुम कहीं भी इसे खर्च कर दो। अब कहीं भी खर्च कर दो इसका मतलब पेरेंट्स ने अनुमति तो आपको दे दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेरेंट्स ने आपको कहा कि आप जाकर इसे जुए में जुए उड़ा दो या फिर आप नशा कर लो। क्योंकि पेरेंट जब आप खर्च करके पैसा आओगे तो सर आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि बेटा आपने पैसा कहाँ खर्च किया, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चा होने के कारण आपको बताना होगा। उसी प्रकार आरटीआई एक्ट भी है। आरटीआई एक्ट लोगों को यह पावर देता है कि जो सरकार ने टैक्स आपसे कलेक्ट किया, हमसे कलेक्ट किया, वह टैक्स को उसने कहाँ खर्च किया, किस वेलफेयर में खर्च किया। अगर मान लीजिए कि मैं उनसे नहीं पूछूंगा तो वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपसे नहीं पूछें, हिसाब नहीं ले 1000 रुपये का, तो आप उसका जुआ भी खेल सकते हैं या फिर उसे नशा में भी उड़ा सकते हैं। इसी प्रकार आरटीआई एक्ट आने से आरटीआई एक्ट सरकार को मजबूर करती है कि वह जो टैक्स का पैसा है उसे वह सही काम में लगाए, क्योंकि एक एक रुपए का अगर हम चाहें तो आरटीआई का इस्तेमाल करके सरकार से हिसाब मांग सकते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो इम्पोज पेनल्टीज इफ ऑथोरिटीज डिले और नेग्लेक्ट टू रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि हमने सवाल किया और जवाब मांगा, जो अथॉरिटी है उनसे, अगर उनका जवाब नहीं आया या फिर मुझे लगा कि गलत जवाब दिया गया, तो मैं कोर्ट में भी मूव कर सकता हूं और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकता हूं और उन पर पेनल्टीज जो बाद में जैसा कि एक्ट में लिखा गया है उन्हें इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। अब समझते हैं आगे। एवरी पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वेयर सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब सवाल उठता है कि आखिर हम लोग कहाँ से जवाब मांगेंगे। तो हर अथॉरिटी में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे पीआईओ भी कहा जाता है, वह नियुक्त कर दिया जाएगा। अब जैसे कि आईआईटी दिल्ली एक खुद में अथॉरिटी है, तो आईआईटी दिल्ली में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ बैठेगा, जिससे हम चाहें तो जवाब मांग सकते हैं कि आखिर आईआईटी दिल्ली में कितने रुपए आए, कि एक स्टूडेंट पर कितना खर्च हुआ या फिर कितने स्टूडेंट अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। ये सब सारा जवाब हम लोग उनसे मांग सकते हैं। पीआईओ हैज डिस्पोज द रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज। उन्हें मेरे सवाल का 30 दिनों के भीतर ही जवाब देना होगा। अगर उन्होंने 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया या फिर मुझे ऐसा कुछ लगा कि उनका जवाब गलत है या फिर उन्होंने मुझे गुमराह करने का प्रयास किया, तो मैं सीनियर ऑफिसर को 30 दिन के अंदर कंप्लेन कर सकता हूं और उन पर कार्रवाई की मांग भी कर सकता हूं और सही जवाब भी मांग सकता हूं सीनियर ऑफिसर से। इसे फर्स्ट अपीलिएट ऑफिसर भी कहते हैं, ये फर्स्ट अपील होता है। अब मान लीजिए कि इन्होंने भी जवाब दिया और इनके भी जवाब से मैं असंतुष्ट हूं, तो फिर मैं अपर जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIC होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो एक ही होते हैं पूरे देश में। अगर इनको अपॉइंट करते हैं खुद प्रधानमंत्री साहब और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, दोनों मिलके, और कैबिनेट मंत्रालय सब मिलके इन्हें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी कहीं कहा जाता है, कहीं CIC कहा जाता है, कहीं CIO कहा जाता है। तो इनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर इनका टर्म की बात की जाए तो यह चाहे तो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे या फिर 65 साल की उम्र तक। अगर मान लीजिए कि 3 साल के कार्यकाल के दौरान ही इनका 65 साल उम्र पूरा हो गया तो ये रिटायर हो जाएंगे। अब समझते हैं आगे। हम मान लिए कि हम फर्स्ट अपीलिएट ऑफिसर के जवाब से भी असंतुष्ट हुए, तो 90 दिनों के भीतर हम CIC को एप्लीकेशन लिखेंगे और इनसे सेकेंड अपील इन्हें कहा जाता है। सेकेंड अपील में CIC जो हेड होते हैं देश के, इनके पास रिक्वेस्ट करके हम इन पर जो सीनियर ऑफिसर हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं और साथ में जवाब मांग सकते हैं। PIO कैन डिनाई टू गिव इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिन पर PIO साफ मना कर देगा कि इस पर आपको जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे कि समझते हैं रिलेशन विद फॉरेन स्टेट।
अब फॉरेन स्टेट में क्या कुछ गुप्त, मान लीजिए कुछ गुप्त समझौता हुआ, या फिर फॉरेन अफेयर्स में हम मना भी, आपको पीआईओ मना कर सकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आरटीआई एक्ट में ही लिखा गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब मान लीजिए कि मैंने कुछ बनाया, कुछ इन्वेंशन किया, मान लीजिए ये पेन इन्वेंशन किया, ये पीएल कंपनी अंकित प्राइवेट लिमिटेड में ये पेन मैंने इन्वेंशन किया, और ये पेन ऐसा है कि मैं सोचता हूँ और ऑटोमेटिक ये पेन लिखना शुरू कर देता है। अब ये पेन बनाया, तो चूंकि मैंने आपको पेटेंट में पढ़ाया था कि इसे पेटेंट करवाने के लिए मुझे इसकी सारी जानकारी सरकार को देना होगा। अब अब किसी ने आरटीआई किया और बोला कि अंकित कुमार ने इस पेन को कैसे बनाया, इसकी जानकारी मुझे आप जरा बता दीजिए। तो आरटीआई बोलेगा, अब उनको मना कर देगा। अब उनको मना कर देगा तो वो मान लीजिए कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास चले जाएंगे, तो जूता से मारेगा, बोलेगा कि आप आरटीआई को पढ़िए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिनाई कर सकता है ऑफिसर, आप गलत हैं। और इसके बाद डिफेंस से भी जुड़े मुद्दे पर आरटीआई के जो पीआईओ होंगे वो मना कर देंगे, आपको नहीं देंगे। मान लीजिए कि कोई है और वो बोल दिया कि भारत में कहाँ कहाँ एटॉमिक एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, आप बताइए जरा। एटम बम तो दिवाली में छोड़ा जाता है, न्यूक्लियर बम कहाँ कहाँ है बताइए। अब उसमें तो बड़ा टेंशन का बात आ जाएगा। अब बताकर कोई मान लीजिए कि अपना चचा कोई होगा, उसका चचा भतीजा यहाँ इंडिया में, वो रिक्वेस्ट मांगेगा और पाकिस्तान को पहुंचा देगा, तो बड़ा टेंशन का बात हो जाएगा। इसलिए डिफेंस का भी बात आपको नहीं बताया जा सकता। इसके बाद जुडिशियरी, कोर्ट्स में भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि आपको नहीं बताया जा सकता। हालांकि बाद में आरटीआई में अमेंडमेंट करके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी आरटीआई एक्ट के अंदर ले आया गया है, लेकिन अभी भी कोर्ट से जुड़े मुद्दे को आप आरटीआई के तहत नहीं मंगवा सकते। आप समझते हैं कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका था गुड गवर्नेंस, इसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो देखिए हमारे देश में जो होता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि कोई बिल और एक्ट पास हुआ तो अब भारत के 140 करोड़ लोगों से नहीं पूछा जा सकता, और ये संभव भी नहीं है। आप कैसे 140 करोड़ लोगों से पूछ लीजिएगा। अब 140 करोड़ लोगों ने अपनी अपनी जगह से 543 लोगों को 343 भेड़ बकरी को भेज दिया पार्लियामेंट में बिल बनाने के लिए। अब ये 543 को जो भेड़ बकरी होगा वो सब बिल बनाएंगे, इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। स्विट्जरलैंड में चूंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वहां पे कुछ मुद्दों पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी प्रावधान है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अब लोगों को यह अधिकार दिया गया जवाब सवाल करने का, तो वो सब डरा रहता है, काम ठीक से करते हैं सब लोग। इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में भी आरटीआई का एक अहम योगदान है। एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ट्रांसपेरेंसी को समझते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी हो गया पारदर्शिता, माने कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं सरकार से, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, माने कि उनको जवाब देना ही देना होगा आपके सवाल का। प्रिवेंट्स करप्शन, भी हल्का डरा हुआ रहता है। करप्शन तो हालांकि कोई नहीं रोक सकता है, चाणक्य कहा गए थे कि आप कितना भी नियम कितना भी कानून बना लीजिए, कोई भी देश में करप्शन को रोका नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कहा था टू फोर्स गवर्नमेंट टू वर्क फॉर पीपल इन बेटर वे। तो पीपल को बेटर वे में काम करने के लिए आरटीआई एक्ट प्रमोट करता है, माने गवर्नमेंट को। आप समझते हैं कि आरटीआई एक्ट आखिर फाइल कैसे किया जा सकता, तो इसका लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको हिंट्स देता हूं। आज ही आप जरूर ट्राई कीजिए, किसी की आप चाहिए तो अपने एमपी पर आरटीआई फाइल कर दीजिए कि आपको जो 25 करोड़ एमपी फंड में मिलता है, या फिर एमएलए को कर दीजिए एमपी एलएच फंड और एमएलए फंड्स आपने कहां कहां खर्च किया, तो आज ही कीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका प्रोसीजर। आरटीआई ऑनलाइन, आप नेट पर जाइए, आरटीआई ऑनलाइन सर्च कीजिए और 10 रुपए देकर आप रिस्पेक्टिव मंत्रालय को कंप्लेन फाइल कीजिए और एक एप्लीकेशन लिखिए कि मुझे आप बताइए कि मेरे जो एरिया के एमपी सांसद साहब हैं उन्होंने अपने पैसे को कहां कहां खर्च किया। 30 दिन के अंदर आपको जवाब आ जाएगा। या फिर आईआईटी दिल्ली को आप कर दीजिए आरटीआई फाइल कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट पर कितने पैसे खर्च होते हैं, आप मुझे बताइए। अब तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।